Lecture 6, question number 1. Following are the relevant extracts from the financial statements of Floor and Tiles Limited for the year ended 31 दिसंबर 2015. ये 3 अकाउंट है, ये सेम पैटर्न पर ऑपरेट करते हैं। खामोश हो जाए आप, ये खामोश। ये 3 अकाउंट सेम पैटर्न के ऊपर ऑपरेट करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर वारंटी, provision for warranty and provision for gratuity. Provision for gratuity. और लाल कल छुट्टी अच्छी गुजरी, जबरदस्त। खड़े हो जाओ। दाएं बाएं वाले आपका भी कोई बैठा होगा ऐसा जिसने कल छुट्टी की है। क्यों की थी? टेस्ट की वजह से? आप खड़े रह जाओ। ओके, दाएं वाले से पूछें कल कहाँ थे, परसों कहाँ थे। ये पता नहीं इसने FR2 को क्या समझा हुआ है। ओके, नहीं मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये आप सीरियस ले लें अभी से। यू डू नॉट नो व्हाट इज FR2। अच्छा भाई, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी और प्रोविजन फॉर वारंटी, ये चारों अकाउंट सेम पैटर्न पर ऑपरेट करते हैं। एक क्लास के कॉन्सेप्ट दूसरी क्लास में यूज होते हैं और फिर कॉन्सेप्ट वीक होते रहते हैं और पता भी नहीं चल रहा होता बंदे को। अनकॉन्शियसली बंदा पता नहीं कहाँ जा रहा होता है, दल दल में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, शुरू में साल के अंदाजा था इतने लोग पैसे, बैठ जाओ। शुरू में साल के अंदाजा था इतने लोग पैसे लेके भागेंगे। 1 मिनट समझ लें जरा। फिर अंदाजा सेल की तो अंदाजा लगाया कि कुछ और लोग भी पैसा लेके भाग सकते हैं, तो वाइट शर्ट, फिर कुछ लोग पैसा लेके भाग ही गए। अब साल के आखिर में भी अंदाजा है कि कुछ लोग अभी स्टिल पैसा लेके भाग सकते हैं। ओके, साल के शुरू में अंदाजा था कि इतने लोगों को मोबाइल रिपेयर करके देने पड़ेंगे। इस साल जो नए मोबाइल बेचे इसकी वजह से हमने कहा 70 लोगों को ओल्ड मोबाइल रिपेयर करके देने पड़ेंगे। पुराने 50 और नए वाले 70, उसमें से 80 आ गए मोबाइल सही करवाने के लिए, उनको सही करके दे दिए। अभी तक इतने लोग बाकी हैं जिनको आपने सही करके देना है। एक ऑर्गेनाइजेशन को चलते हुए 60-70 साल हो गए थे। एक ऑर्गेनाइजेशन को चलते हुए 60-70 साल हो गए थे। साल के शुरू में अंदाजा लगाया कि इस साल तो 15 एम्प्लॉइज छोड़ ही जाएंगे, उनको पैसे देने पड़ेंगे। पिछले सालों में अंदाजा लगाया 15 एम्प्लॉइज छोड़ ही जाएंगे। इस साल कुछ और एम्प्लॉइज 60 साल की उम्र में पहुंचे तो अंदाजा लगाया कि 6 एम्प्लॉइज और छोड़ के चले जाएंगे। अंदाजा लगाया अभी, अंदाजा। और इस साल के दौरान 10 ने छोड़ दिया, 10 के 60 साल पूरे हो गए, तो हमने उनको उनकी ग्रेचुटी दे दी, ये लो पैसे पकड़ो। रिटायरमेंट के टाइम पे जो हैवी अमाउंट मिलती है। और कैरी डाउन जो है
वो ये है, अभी इनको फिर अगले साल ये रिटायर होंगे, इनको पैसे देंगे। तो ये तीनों अकाउंट जो है वो सेम बेसिस के ऊपर जो है वो ऑपरेट करते हैं। सेम बेसिस के ऊपर ऑपरेट करने का क्या मतलब है, ये जो फिगर्स हैं तीनों, ये करंट टैक्स की वर्किंग में ऐड हो जाती हैं, क्योंकि ये अंदाजे हैं, ये अंदाजे हैं। और जो एक्चुअली लोग पैसा लेके भागे, जो एक्चुअली मोबाइल रिपेयर किए, और जो रिटायरमेंट के टाइम पे एक्चुअली पैसे दिए, ये बैड करंट टैक्स की वर्किंग में लेस हो जाता है। ब्लू वाले ऐड हो जाते हैं और रेड वाले लेस हो जाते हैं। और ये सारी फिगर्स बैलेंस शीट में चली जाती हैं, बैलेंस शीट में, जिसको आप डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कहते हैं, कैरिंग अमाउंट। ये सारी कैरिंग अमाउंट बन जाती हैं बैलेंस शीट में जाके, ये कैरिंग अमाउंट बन जाती हैं। और इन सब की टैक्स बेस 0 है। 11 की, इसकी, इसकी, इन सब की टैक्स बेस 0 है, बिकॉज इन तीनों अकाउंट्स की टैक्स बेस 0 है। बिकॉज टैक्स वालों की नजर में अंदाजे एग्जिस्ट नहीं करते कि शायद इतने लोग चले जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है टैक्स वालों की नजर में। तो ये 3 अकाउंट्स हैं, सेम पैटर्न पे ऑपरेट करते हैं, और इन अकाउंट्स की बड़ी सिंपल एंट्रीज हैं। अंदाजा लगाया कि लोग मोबाइल सही कराने आएंगे, देखें एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, प्रोविजन का मतलब पेएबल, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। मोबाइल सही कराने आ गए, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। अंदाजा लगाया एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। छोड़ के चला गया, ओ चले गए तुम, चलो पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, तुम्हारे लिए पैसे रखे हुए ले जाओ, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। और भाई छुट्टी अच्छी गुजरी माशाल्लाह। देखो F2 को पता नहीं आप लोग क्या ले रहे हो, पहले डराने के लिए जो बोला जाता था, इस दफा करके देख लें क्या होता है। लेकिन अब तो इंशाल्लाह आपने इसी दफा पास करना है, इसलिए अब आप हजरात मजबूर ना करें ऐसी कोई बात बोलने पे। दाएं बाएं आपके लोग बैठे होते हैं छुट्टी करने वाले, दूर नहीं जाना पड़ता, लेट आने वाले भी ये ट्राई कर रहे हैं F2 के साथ। जब मोबाइल लोग सही कराने आएंगे तो हमने जो दुकान के ऊपर लेबर रखी होगी उसको तनख्वाह देंगे उसकी। ये ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा होगा, ऐसे वारंटी में कैश जाएगा। ओके जी, टेंटिवली इधर देखें जरा दोबारा एक दफा। अंदाजा था इतने लोग पैसे लेके भाग जाएंगे, इस साल की सेल की वजह से अंदाजा बढ़ा, इतने लोग भाग गए, इतने लोग अगले साल इंशाल्लाह भागेंगे।
अंदाजा था इतने लोग मोबाइल सही कराने आएंगे, इस साल की सेल की वजह से और लोग भी आ सकते हैं, इतने लोग आ गए, इतने लोग फिर कभी आएंगे। अंदाजा था इतने लोगों को रिटायरमेंट के टाइम पे पैसे देने पड़ेंगे, इस साल कुछ और लोग बूढ़े हो गए, उनको भी शायद देने पड़े, उनमें से इतने पक्के बूढ़े हो गए वो चले गए, बाकी इंशाल्लाह अगले साल बूढ़े होंगे। ओके, अब ये जो फिगर है ना, इसको कहते हैं प्रोविजन फॉर द ईयर। क्या कहते हैं इसे? प्रोविजन फॉर द ईयर। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोविजन एज ऑन या क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन। बहरहाल कभी पेपर में फॉर द ईयर का लफ्ज आए तो इससे एक्सपेंस मुराद होगा, और एज ऑन का लफ्ज आए प्रोविजन के साथ तो ये लायबिलिटी। क्या मतलब? ये होगा लायबिलिटी फॉर द ईयर, ये होगा लायबिलिटी एज ऑन। Similarly, this wording is for these as well. जी भाई ये ऊपर कर दें इसी के विंग्स। ओके, चलें जी सवाल पढ़ना शुरू करें। किसी को सवाल ना मिला हो तो लास्ट रो में जाके ले लें। भाई ये जरा ला दें, लास्ट रो में ला दें, फर्स्ट रो में भी ला दें। हाँ जरा ऊंची से खड़ा रखें, ऐसे फिर नजर आएगा। भाई बांटना शुरू करें। हाँ जी बिल्कुल। ओके, फॉलोइंग आर द relevant extracts from the financial statements of ज़मीन एंड टाइलें for the year ended 31 दिसंबर 2015। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80 मिलियन। चलो भी एक साल का ही डेटा दिया हुआ है, तो ठीक है वर्किंग वन ओपन कर लेते हैं साथ ही। कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80। रुपीज इन मिलियन। जी आपके जहन में क्या सवाल आ रहा है? प्रोविजन फॉर द ईयर, इस साल का अंदाजा। प्रोविजन एज ऑन जो बैलेंस शीट में जानी है। ओके, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी फॉर द ईयर। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी फॉर द ईयर। जी भाई ये कौन सी फिगर है? ये 15 है, 6 है, 10 है, 11 है? 6। कैसे पता चला? फॉर द ईयर। ओके, करंट टैक्स की वर्किंग में 8 लाइनें आ जाएंगी, 10 आ जाएंगी। नहीं, मैं टी काउंट भी तो 7 बनाना है।
वर्किंग 2, provision for gratuity, ग्रेजुटी एक्सपेंस जी कितना 12। ओके, इसको करंट टैक्स की वर्किंग में मैं लेके जाऊंगा अभी। कैपिटल गेन कहता है एग्जेम्प्ट है टैक्स से, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो क्या करें? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये क्या हो चुका होगा? ऐड हो चुका होगा। कैसे पता चला? गेन है, गेन है, गेन गेन के लफ्ज से पता चला प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ऐड हो चुका होगा। और इस पर टैक्स क्यों नहीं देना? क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है एग्जेम्प्ट है। अब अगर प्रॉफिट में पड़ा हुआ है तो इसे सही करने के लिए क्या करें? लेस कर दें। ओके, ऐड करके जो है वो क्या नाम दें? लेस, लेस क्या नाम दें? एग्जेम्प्ट इनकम। It is a permanent difference, so I'm writing it down with red marker. I wish everyone has it. Okay, exempt income कितनी? 5 million। जुर्माना भी हम दिल खोल के देते हैं, 5 मिलियन। ओके, नहीं जुर्माना कम है, 1 मिलियन। पेनल्टी टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ एनवायरमेंटल लॉस। ओके, पेनल्टी सवाल बताया ना, बताया मैंने आपको कहा था पेनल्टी को आप समझेंगे कि ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है, तो पेनल्टी का खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। पेनल्टी की नेचर बताएं, एक्सपेंस की है इनकम की है? तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अगर हम सेल से चलें तो सेल माइनस रिपेयर, रेंट, डेप्रिसिएशन, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट और फाइन माइनस हुआ होगा। इसको जो है वो रिवर्स कैसे किया जा सकता है? ऐड करके। पेनल्टी ओके, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। चलो बहुत अच्छा हुआ। पॉइंट 1, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी वर इतने एंड इतने, साथ साथ। ओके, ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं 2 अकाउंट्स के, डीटीएल के अकाउंट का दिया हुआ है। चले ठीक है भाई, बहुत अच्छा हो गया, डीटीएल का अकाउंट बना देते हैं। वर्किंग 3, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ओके, ये एसेट अकाउंट भी हो सकता है, साथ साथ मूव करते हैं। वर 5.28 दैट इज यकम जनवरी 15, क्योंकि ओपनिंग का लफ्ज लिखा हुआ है 5.28 and provision for gratuity has an opening balance of 15 million। यकम जनवरी 15, ओपनिंग बैलेंस का लफ्ज वाजे लिखा हुआ है। डॉट डाउन 50। साल के शुरू में अंदाजा था कि इतने लोग शायद भाग जाएं, नौकरी छोड़ के चले जाएं, उनको पैसे देने पड़ेंगे, भागेंगे तो नहीं बल्कि रिटायर होंगे, नौकरी छोड़ के चले जाएं। इस साल नौकरी करने की वजह से फिर अंदाजा लगाया कि 12 और जा सकते हैं। पॉइंट 4 कर लेते हैं पहले। पॉइंट 4, द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेड टू आउटगोइंग एम्प्लॉयज वाज 10 मिलियन। जी भाई क्या बना? हाँ, कैसे पता चला? पेड
ग्रेचुटी जाने वालों को दे दी। तुम जा रहे हो रशीद, असलम तुम भी जा रहे हो, अकरम, अंजुम तुम भी जा रहे हो, यू आर अंजुम, ओके, ये मुझे आज पता चला। 31, 12, 15 साथ रहे कैलकुलेटर पकड़ के कैरी डाउन बैलेंस नहीं निकालें, अपना कैलकुलेटर कभी ना निकाला करें। ओके जी, कितना 17। वेलकम वेलकम, आए आए, बैठे बैठे। ओके जी, इसका नाम बताएं। प्रोविजन एज ऑन यकम जनवरी 15, ग्रेचुटी एक्सपेंस फॉर द ईयर, ग्रेचुटी पेड टू आउटगोइंग एम्प्लॉयज, प्रोविजन एज ऑन 31, 12, 15 या क्लोजिंग बैलेंस। ओके अब एक अकाउंट हमारा मुकम्मल हो गया है। इस सवाल में सिर्फ 3 एडजस्टमेंट्स हैं, एक ग्रेचुटी की है, एक नॉर्मल लीज की है, और एक जो है वो फिक्स्ड एसेट पीपीई की है। तो इस सवाल में सिर्फ 3 एडजस्टमेंट्स हैं। तो एक एडजस्टमेंट हमारी मुकम्मल हो गई है, ग्रेचुटी अकाउंट मुकम्मल हो गया है। तो इसलिए मुनासिब है कि इसकी करंट और डेफर्ड टैक्स के अंदर वर्किंग देख लेते हैं कैसे पोस्ट होगी। करंट टैक्स के अंदर प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने 12 को माइनस किया होगा। टैक्स वाले कहेंगे क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग वाले कहेंगे तुम क्या चाहते हो, वो कहेंगे 10 कर लो, अकाउंटिंग वाले कहेंगे ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स, ग्रेचुटी एक्सपेंस को ऐड कर दें, ग्रेचुटी पेड को लेस कर दें। ओके, एक्सपेंस इज 12, पेमेंट इज 10। सत्रह बोला मुझे भी कहीं ले जाओ, 12 और 10 को सैर करा रहे हो, मैंने भी पैसे दिए हुए हैं, मुझे भी ले जाओ। ओके ठीक है जी, 17 के लिए फिर वर्किंग खोल देते हैं पूरी। वर्किंग फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31, 12, 15, 4 कॉलम आएंगे। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफ टैक्स, at the rate of 32%. Okay, what is the carrying amount as per accounting rules as on 31, 12, 15? 17। 15 बोला मुझे भी कहीं ले जाओ, 15 चुप रहो, पिछले साल डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में तुम्हें लेके गए थे, वापस जाके बैठ गया। तो एक्सपेंस को रिवर्स करेंगे, पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे और अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट बना लेंगे। अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में 17 शो करेंगे। टैक्स वालों से हम पूछेंगे भाई आपका क्या ख्याल है, अंदाजन कितने लोग जाएंगे? कोई रिटायर नहीं होगा, बोंगियां मारते हो जाएंगे, जाएंगे तो बताना। ओके नेक्स्ट, तो टैक्स बेस ऑफ ऑल दीज 3 अकाउंट्स, provision, all these 3 accounts, tax base will be 0. टैक्स वालों की नजर में अंदाजे नहीं लगाए जाते। ओके नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, देर से जल्दी आए दुरुस्त आए। पॉइंट 2,
द डिटेल्स ऑफ ओन्ड फिक्स्ड एसेट्स। भाई ये ओन्ड फिक्स्ड एसेट्स के लिए कौन सा स्टैंडर्ड बनाया हुआ है अकाउंटिंग वाले ने? मोहतरम ओन्ड फिक्स्ड एसेट के लिए IAS 16। पॉइंट 3 के ऊपर लिखा IFRS 16, पॉइंट 2 के ऊपर लिखा IAS 16, पॉइंट 2 है IAS 16। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम अकाउंटेंट्स को पसंद नहीं आया तो फिर उसके बाद जो नए स्टैंडर्ड इशू हुए उनका नाम IFRS था। IFRS 16 से पिछला स्टैंडर्ड आपने ताज़ा FR1 में पढ़ा है, IFRS 15 जिसका सवाल आया था FR1 के पेपर में। पॉइंट 3, पॉइंट 2 नहीं आया इस दफा, तो रेवेन्यूज का सवाल नहीं आना तो और क्या है। डिटेल्स ऑफ ऑन फिक्स्ड एसेट्स सारा एज फॉलोज। ऑन फिक्स्ड एसेट्स की डिटेल्स ये हैं, हुआ था या आया था? ओके, द डिटेल्स ऑफ ऑन, हर सवाल अदा कर सकता है हर बंदा, इतने से नंबर लेने होते हैं, ऐसी वाला टेंशन लेते हैं। द डिटेल्स ऑफ ऑन फिक्स्ड एसेट्स आर एज फॉलोज। जी भाई कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे? किन किन का? अकाउंटिंग वालों का और टैक्स वालों का। अकाउंटिंग वालों का अकाउंट अलग बनेगा, टैक्स वालों का अकाउंट अलग बनेगा। बनाएं जी, वर्किंग खोलें। नहीं बनाने? क्यों नहीं बनाने? बने बनाए स्टेटमेंट फॉर्म में अवेलेबल हैं, बने बनाए स्टेटमेंट फॉर्म में अवेलेबल हैं, इनको सिर्फ यूज करना है, इनको सिर्फ यूज करना है। तो अगर एक चीज बनी बनाई स्टेटमेंट फॉर्म में अवेलेबल है तो फिर प्लीज परेशान ना हो, इसको यूज कर लें। अब खीर चैनक में पड़ी हुई है तो कोई मसला नहीं, प्याली में डालें और इसको खाएं, मजे करें, एंजॉय करें। इस चक्कर में ना नहीं कि चैनक में क्यों डाली किसी ने, तो ठीक है टी अकाउंट नहीं बना हुआ कोई मसला नहीं, स्टेटमेंट फॉर्म में बना हुआ है, आप अपना काम करें बस। ओके, मुझे बता दें डेप्रिसिएशन ये अकाउंटिंग वालों की कितनी है? 20, इसे रिवर्स कर दें। और टैक्स वालों की कितनी है? इसे रिकॉर्ड कर दें। टैक्स वालों ने डेप्रिसिएशन को एक्सेलरेट किया हुआ है, डेप्रिसिएशन को एक्सेलरेट किया हुआ है, इसलिए देखें टैक्स वालों की WDV भी कम है क्योंकि टैक्स वालों ने डेप्रिसिएशन को एक्सेलरेट किया हुआ है। टैक्स वाले फिक्स्ड एसेट खरीदना इनकरेज करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि अगर खुद खरीद रहे हो तो जल्दी जल्दी डेप्रिशिएट कर लो। हम कहते हैं क्या जल्दी पड़ी है, कहते हैं बस जल्दी जल्दी करो, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रिवर्स करें, टैक्स डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें। ओके जी, एडिशन तो फिगर सेम है दोनों की 5.3, और एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन कहीं नहीं जानी, एडिशन कैरी डाउन में पड़ी हुई है। अच्छा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर्स रिवर्स हो गई। अब अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट बनेगी तो क्या जाएगा? ये बुक वैल्यूज हैं या कॉस्ट्स हैं? भाई डेप्रिसिएशन अगर इनमें से माइनस हो रही है तो फिर ये अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है, ठीक है, तो ये बुक वैल्यूज हैं। ये ओपनिंग बैलेंस से मुराद ओपनिंग BB है, क्लोजिंग बैलेंस से मुराद क्लोजिंग BB है। ओके, नाउ अब बता दें साल के आखिर में अकाउंटिंग वालों के मुताबिक कितनी WDV है? 300.3। अब आप बनाएंगे PPE ओन्ड IAS 16 लिख लें ब्रैकेट में, मेरे पास इधर जगह नहीं है, आपके पास जगह है, दिल में भी जगह है। PPE ओन्ड IAS 16 जी, क्या वैल्यू है? 300.3 और TB 38.80। Okay, so we have 1 hour for let's see. We will enjoy. It was all about gratuity and PP.
आपका कोई पेज मिसिंग है लेक्चर का तो मुनासिब है कि दाएं बाएं वाले से ले लिया करें। टीए से आप लेने जाते हैं फिर वो नहीं होता या उस वक्त अवेलेबल नहीं होता, फिर मसला होता है। दाएं बाएं वाले से ले लिया करें, उसने पूरी फाइल बनाई हुई है, उसके अंदर उसने तरतीब से लगाए हुए हैं सफ़े। ओके, क्योंकि टीए को कह दिया गया कोई बंदा सफ़ा लेने आए तो पहले उससे पूछे कि छुट्टी क्यों की थी, कहाँ था, क्यों नहीं सफ़ा तुमने लिया, उस दिन क्या कर रहे थे, फिर सर के पास आए, फिर सर को एप्लीकेशन दे मैं फला दिन छुट्टी पे था, फिर साइन करवाए, बहुत मसला हो जाएगा आपके लिए वो सफ़ा लेना। चुप करके अंदर ही अंदर साथ वाले से ले लिया। पॉइंट 3, अच्छा भाई, ऑन 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को अ मैकिन कॉस्टिंग 120 मिलियन was acquired on lease। लेसी का सवाल है, लेजोर का सवाल है? लेसी का सवाल है। Some of the relevant information is as follows: the lease term was 5 years and useful life is 6 years. Okay, annual rental of 30 million payable in advance। ओ तेरी खैर, एडवांस का सवाल आ गया। The interest rate छुपा हुआ in the lease is 12.59। As per the company policy, the machine would be depreciated over its useful life of 6 years। ओके जी, बताएं भाई कितने साल पे डिप्रिशिएट करेंगे? लिखें भाई सफे के एंड पे, वी विल नॉट कंसिडर पॉलिसी ऑफ कंपनी, रादर वी विल अप्लाई रूल्स इन IFRS 16। सब तैयार हो गया, सेट बन गया। अच्छा, वी विल नॉट कंसिडर पॉलिसी ऑफ कंपनी, रादर, बड़ा पेज भी लाके दिखा दे मैं, रादर वी विल अप्लाई रूल्स एज पर IFRS 16। अच्छा भाई, आज एक इंटरेस्टिंग बात जो आपने शायद नोट नहीं की थी, आपको पता है वो, जो सवाल लेसर 5 फाइनेंस लीज के अपने से पूछता है, उनमें से पहले 2 सवाल अगर लेसी अपने से पूछ लिया करे डेप्रिसिएशन के लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो 5 सवाल लेसर फाइनेंस से ऑपरेटिंग डिसाइड करने के लिए अपने से पूछता है, अगर उनमें से पहले 2 सवाल लेसी अपने से पूछ ले तो डेप्रिशिएट करना आसान हो जाएगा। पहला सवाल, क्या 5वें साल के एंड पे मुफ्त में ओनरशिप मिल जानी है कि 6ठा साल लेसी के पास ये एसेट रहे? दूसरा सवाल, क्या लेसी 5वें साल के एंड पे मार्केट प्राइस से कम पैसे देके, चलो मुफ्त में नहीं मिलनी तो मार्केट प्राइस से कम पैसे देके एसेट खरीद सकता है? तो इन दोनों सवालों का जवाब क्या आ गया? नो। इसका मतलब क्या है कि ओनरशिप ट्रांसफर, अब अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड डेप्रिशिएटिंग इट ओवर 6 इयर्स। 6 साल पे डेप्रिशिएट करने की कोई हिकमत फिर नजर नहीं आ रही, फिर यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करना नहीं बनता। अब फिर क्या करें, बोले शॉर्टर ऑफ लीज टर्म एंड, नहीं फिर 5 पे नहीं क्या करना, फिर रूल ये है शॉर्टर ऑफ लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। तो ये बात आज आपने सोची कि ये बात मुझे पता थी लेकिन चलो आज पक्की हो गई। तो जो 5 सवाल लेसर अपने आप से पूछता है डिसाइड करने के लिए ये फाइनेंस से ऑपरेटिंग, उसमें से पहले 2 सवाल लेसी अपने से पूछ लिया करे ये डिसाइड करने के लिए कि डेप्रिशिएट कैसे करना है। अगर दोनों का जवाब नो आ जाए तो इसका मतलब दोनों में से एक का जवाब यस आ जाए, फिर तो आपको मिल जाना एसेट, फिर तो यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करेंगे। तो इस वक्त जो है वो मुझे बताएं कि कहीं लिखा हुआ है 5वें साल के एंड पे मुफ्त में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी? ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ। कहीं ये लिखा हुआ है 5वें साल के एंड के ऊपर मार्केट वैल्यू से कम पैसे देकर ट्रांसफर हो जाएगी? इसका मतलब है ट्रांसफर नहीं होगी। अगर ट्रांसफर नहीं होगी देन व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी विल डेप्रिशिएट ओवर शॉर्टर ऑफ। तो लिखें, at the end of 5th year ownership will not transfer, at the end of 5th year ownership will not transfer, so we will depreciate over shorter of, so we will depreciate over shorter of lease term and useful life। आप अपना लैपटॉप ले आओ, टेस्ट बनाना शुरू कर दो। गुड यार, ये बड़ा अच्छा हो गया।
डार्क कर दें 8400 को, इसको वाइटनर फेर दें। ठीक है, एक्सेलेंट हो गया। अब उसे कहना है ऐसे करना कि ये मिस ना हो 14170 प्रिंट में। हाँ, और ये भी जरा उनको बता दें मैनेजमेंट को, याद से ये सही हो जाए। ओके, फोटोकॉपियर से भी आप एक पेज ले जाइएगा, लीज की समरी वाला पेज, और दूसरा लीज के 20 MCQs ICAP ने जो बनाए हुए हैं और उसके हमारे पैटर्न पे सोल्यूशन, और IS 12 के जो MCQs हैं और उसके हमारे पैटर्न पे सोल्यूशन। ये सफ़े अभी फोटोकॉपियर से आप हजरात ले जाइएगा। ये टॉपिक वाइज आपको MCQs देते रहेंगे, इनमें से बहुत से क्लास में हमने किए हुए हैं। ओके, चलें जी आगे। Some of the relevant information is as follows. Lease term is 5 year, annual lease rental are इतने, interest rate implicit in the lease इतने, as per company's policy the machine would be restricted। अच्छा, 5वां बुलेट डालें, IDC paid by lessee, रिवाइज हो जाए ना, IDC paid by lessee is rupees 3 million। IDC paid by lessee is rupees 3 million। ओके, चलें जी लेसी का सवाल शुरू करते हैं। लेसी का सवाल शुरू करना है या लेसर का? दूसरा सवाल, क्या ये सवाल शुरू करते हुए हम ये कहें कि ये शॉर्ट टर्म लीज है? क्यों? 5 साल है। क्या हम कहें कि ये एसेट तो बहुत ही सस्ता एसेट है, लो वैल्यू एसेट है, नाम क्या लिखा है? मशीन, तो इट इज नॉट अ लो वैल्यू एसेट। ओके जी, कैसे शुरू होता है लेसी का सवाल? नहीं, लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, आपने आप फोकस रखना है आईडीसी कहां आ रही है, ठीक है। ओके, लीज पेमेंट्स बोलें जी 30 इंटू 5, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 1 माइनस, हाँ पहला एडवांस का सवाल है, 1.1 259 रेज टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.1259 इज इक्वल टू, राउंड करके 120। ओके, चलें जी, इसके बाद क्या करते हैं? अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल, डेट, इंस्टॉल, प्रिंट, इन, बैल जी। लेसी अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से शुरू करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट में आईडीसी नहीं पड़ी होती क्योंकि ये लेसी ने लेसर को नहीं देनी। जी बोले 120, डेट यकम 2015, जो एमसीक्यूज में कहूंगा वो करने हैं। यकम जनवरी 15, इंस्टॉलमेंट 30, वो बड़े वाला सफर जरूर लाने कल, शायद डिस्कस हो, टाइम मिले। ओके, ये गुजारा नहीं चल सकता इससे क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं मिला, इससे गुजारा नहीं चल सकता। एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी, पूरा अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी जी।
11 पॉइंट, बट ठीक है, वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट में गया एक जगह 5.28 जी। कितना 71.33। ओके, एंट्रीज नहीं करनी, यू आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर एंट्रीज इन पेपर। पेपर में एंट्रीज नहीं करनी। ये वर्किंग कौन सी हमारी शुरू हो गई है? लेकिन आपके समझने के लिए सिर्फ मैं एंट्रीज कर रहा हूं, सिर्फ आपके समझने के लिए, आपके समझने के लिए, आपके समझने के लिए, आपके समझने के लिए, आपके समझने के लिए सिर्फ एंट्रीज कर रहा हूं। 1 जनवरी 15 जी बोलें। राइट ऑफ यूज डेबिट, पहली एंट्री में कैश को शामिल करना है आईडीसी, और राइट ऑफ यूज को बैलेंसिंग निकालना है भाइयों, और इसको पीवी पे रिकॉर्ड करना है, और राइट ऑफ यूज को बैलेंसिंग निकालना है। ये बताया था आपको जी। आईडीसी बोलें 3, लीज लायबिलिटी 120, बैलेंसिंग 123। 1 जनवरी 15 लीज लायबिलिटी डेबिट, आखिरी रो वाले बता दिया करें, राइटिंग को बेहतर करें, नजर नहीं आ रहा। लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट कितने से? 30 से। 31/12/15 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट जी 11.33। ओके, 31/12/15 डिप्रीसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit जी। supposed to do the working 127 divided by 5। ownership will not transfer, so depreciate over shorter 5 साल जी। 127 डिवाइड बाय 5 24.6। ओके, कैन यू टेल मी कि अकाउंटिंग वालों ने किस चीज को लेसी के सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं? अकाउंटिंग वाले लेसी के सवाल में किस चीज को प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं? डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस। नोट करें कुछ लोगों भी जर्नल एंट्रीज। मेरे भाई अकाउंटिंग वाले आईडीसी को एक्सपेंसेस में शो नहीं करते प्लीज, वो आईडीसी को कैपिटलाइज करके डेप्रिशिएट करते हैं, तो डेप्रिसिएशन के नाम से आईडीसी उसमें खुद ही आ जाएगी। अकाउंटिंग वाले आईडीसी को एक्सपेंस आउट नहीं करते। आप पहली एंट्री देखें, कोई वो एक्सपेंस आउट नहीं किया, आईडीसी को राइट ऑफ यूज में ऐड किए, फिर राइट ऑफ यूज को डेप्रिशिएट करें। जिस तरह इंस्टॉलेशन को एसेट की कॉस्ट में ऐड करके डेप्रिशिएट करते हैं, इसी तरह आईडीसी को भी डेप्रिशिएट करते हैं। जोहर भाई टेस्ट बनाना शुरू कर दें, आप दिखी जाएगी। इस बार जरा टेस्ट पे 2-3 दिन अच्छी तरह लगाते हैं, और IFRS 16 का एक सवाल डाल देते हैं, एक IAS 12 का, जबरदस्त हो जाए। थोड़ा सा तड़का उसमें BRS का।
ओके जी, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ आईडीसी एज पर अकाउंटिंग रूल्स? दे कैपिटलाइज इट एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट एंड ऑटोमेटिकली देन इट इज डिप्रिशिएट, फिर ऑटोमेटिकली ये डिप्रिशिएट हो जाती है। ओके हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अकाउंटिंग वाले किस किस चीज को प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन। इसके बिल मुकाबिल टैक्स वाले कहते हैं कि हमें ये मत बताओ कि एसेट को आपने, भाई आप क्या मोबाइल, व्हाइट शर्ट मोबाइल यूज करेंगे? अच्छा इधर देखें, हो गया यूज, तसल्ली है। अच्छा, अकाउंटिंग वाले किसको अकाउंटिंग वाले किसको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं? डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को। टैक्स वाले कहते हैं इसकी जगह हम आपको माइनस करने देंगे लीज रेंटल, आ जाए आगे, इसकी जगह हम आपको माइनस करने देंगे लीज रेंटल पेड। इसकी जगह क्या माइनस करने देंगे? लीज रेंटल पेड, क्योंकि हम लीज को लीज नहीं मानते, हम लीज को लीज नहीं मानते, हम लीज को लीज नहीं मानते, हम समझ रहे हैं कि ये किराए का एग्रीमेंट है। अगर हमारी नजर में ये रेंट एग्रीमेंट है तो हाउ मच रेंट आई हैव पेड इन द करंट ईयर? 30। सो व्हाट इज द टैक्स रूल एंड व्हाट इज द अकाउंटिंग रूल? अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि आप क्या करो, इंटरेस्ट को एक्सपेंस में डालो, डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस में डालो। टैक्स वाले कहते हैं इसकी जगह आप क्या कर लो, लीज रेंटल को एक्सपेंस में डाल लो। ओके, इसको रिवर्स कर देंगे क्योंकि आपको पता है ये अकाउंटिंग वालों ने माइनस किया होगा, बहुत लीज पड़ी हुई, आपको पता है ये प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाता था, लेक्चर 1 याद करें लीज का। इन दोनों को रिवर्स कर देते हैं क्योंकि ये अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जा चुके हैं। इसके बिल मुकाबिल इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। The amount which is paid as cash is the expense as per cash basis of accounting। टैक्स वाले अक्सर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे चलते हैं और कहते हैं भाई लीज हमारी नजर में लीज नहीं है, बस हमारी नजर में ये तो एक किराए का एग्रीमेंट है, इसलिए आप सिर्फ किराए को माइनस कर दो, सिर्फ किराए को माइनस कर दो। ओके चलें जी, रिवर्सल और रिकॉर्डिंग हो गई आपकी, खत्म कराएं जी, रिवर्सल कराएं, रिवर्सल कराएं। मैं ब्लू मार्कर यूज कर रहा हूं IFRS 16 के लिए ताकि IFRS 16 की ट्रीटमेंट्स याद रहें, और IFRS 16 लेसी के साथ आज कर लिया है, कल हम लेसर का सवाल करेंगे, कल लेसर का सवाल करेंगे। जी बोलें, सोचे सोचे अकाउंटिंग वालों ने क्या माइनस किया होगा, सोचे 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 सोचे। इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस किया होगा फाइनेंस कॉस्ट में, और क्या माइनस किया होगा? डेप्रिसिएशन किसके ऊपर? राइट ऑफ यूज के ऊपर, ओन्ड के ऊपर नहीं, राइट ऑफ यूज के ऊपर। इसको भी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कहते हैं, लेकिन ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ओन्ड की है और ये राइट ऑफ यूज की है। अच्छा, इसकी जगह टैक्स वाले इसको एसेट ही नहीं मानते, इसकी डेप्रिसिएशन दूर की बात, वो कहते हैं इट इज जस्ट अ रेंट एग्रीमेंट, आपने एसेट किराए पे लिया हुआ है, तो व्हाट इज द किराया पेड? 30। रेंट पेड, इधर ना इंस्टॉलमेंट की फिगर आया करेगी, इंस्टॉलमेंट आया करेगी, कौन सी? इंस्टॉलमेंट पेड इन करंट ईयर, CY, इंस्टॉलमेंट पेड इन करंट ईयर। ये बात बस याद रखनी है आज के बाद आपने, इंस्टॉलमेंट पेड इन करंट ईयर। जी व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट पेड इन करंट ईयर? जी इधर से देख के बताएं। 30। What is interest expense? What is depreciation? 24.6. I hope you have highlighted the figures just like blue and red. किन चीजों को रिकॉर्ड करना है, किन चीजों को रिवर्स करना है। जी ये आपकी आंखों के सामने ये फॉर्मेट ऐसे ऐसे ब्लिंक कर रहा होना चाहिए। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को क्या करना है? माशाल्लाह, लेस नहीं। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को क्या करना है? रिवर्स। रिवर्स करने के लिए क्या करना है? ऐड।
उसकी जगह टैक्स वाले क्या माइनस करने देंगे, रेंट, क्योंकि वो लीज को लीज नहीं मानते, वो रेंट एग्रीमेंट मानते हैं। रजिस्टर के टॉप पे लिखें, टैक्स अथॉरिटीज अलाउ लीज रेंटल टू बी डिडक्टेड व्हेन पेड। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ लीज रेंटल टू बी डिडक्टेड व्हेन पेड। टैक्स वाले क्या कहते हैं, टैक्स अथॉरिटीज अलाउ लीज रेंटल टू बी डिडक्टेड। लीज रेंटल टू बी डिडक्टेड, रेंटल डिडक्ट करने को कहते हैं, वो ये नहीं कहते हैं इंटरेस्ट और डिडक्शन डिडक्ट करो, वो कहते हैं ये लीज रेंटल डिडक्ट करो। लीज रेंटल के साथ ब्रैकेट में आपने इंस्टॉलमेंट लिखा, डाउन पेमेंट भी हो सकती है, डाउन पेमेंट भी हो सकती है पहले साल, वो भी माइनस करेंगे हम, जो भी कैश पे कर रहे हैं, जो भी कैश पे कर रहे हैं। लीज रेंटल ब्रैकेट में इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, डाउन पेमेंट भी हो सकती है। डाउन पेमेंट भी तो एक तरह की इंस्टॉलमेंट ही है। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ लीज रेंटल टू बी डिडक्टेड, लीज रेंटल से मुराद इंस्टॉलमेंट भी है, अगर डाउन पेमेंट है सवाल में वो भी, लीज रेंटल टू बी डिडक्टेड व्हेन पेड, जब पे करें। अच्छा, अकाउंटिंग अथॉरिटीज क्या अलाउ करते हैं, डिडक्ट करना, और टैक्स अथॉरिटीज ओके। अच्छा, अब आप जनरल एंट्रीज किया करेंगे या ये फॉर्मेट याद कर लेंगे, फॉर्मेट याद कर लेंगे, जनरल एंट्रीज नहीं करेंगे, फॉर्मेट याद कर लेंगे। कैसे, मेरे ख्याल से ये सारी एंट्रीज आपको करने की जरूरत नहीं थी। आपको इसकी जगह पता क्या करना चाहिए था, आपको इसकी जगह करना चाहिए था कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज, ये करना चाहिए था आपको, ये सारा करना चाहिए था, ये सारा नहीं करना चाहिए था। कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज, प्रेजेंट वैल्यू प्लस आईडीसी। ओके, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट इज आईडीसी, व्हाट इज दिस 123 लेस डेप्रिसिएशन 31/12/15 जी, 123 डिवाइडेड बाय 5 जी 24.6। व्हाट इज WDV ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन 31/12/15, तो यू आर नॉट सपोज टू डू दिस इन पेपर, यू आर सपोज टू डू दिस इन पेपर। पेपर में आपने ये करना है, ये करें, पेपर में जनरल एंट्रीज नहीं करने बैठ जाना, these workings are enough। हाँ, डेप्रिसिएशन निकली नहीं हुई थी इसलिए मैंने एक वर्किंग कर दी उसके लिए, आईडीसी भी ताकि याद आ जाए कहां पे जाती है, आईडीसी को कैपिटलाइज करके डेप्रिशिएट कर दें। एंट्री से ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है कि आईडीसी कैपिटलाइज हुई है फिर डेप्रिशिएट हुई है। ओके, अब मैं ये नहीं चाहता कि मैं आईडीसी की ट्रीटमेंट पे ज्यादा बात करूं, क्योंकि आईडीसी कोई आधे एक नंबर की होगी, लेकिन आईडीसी में भी इख्तलाफ है अकाउंटिंग और टैक्स वालों में, आईडीसी में भी बड़ा मेजर इख्तलाफ है अकाउंटिंग और टैक्स वालों में, और वो भी यहां हमें अकाउंट फॉर करना पड़ेगा वरना मसला हो जाएगा। आईडीसी में अकाउंटिंग और टैक्स वालों में इख्तलाफ बता दें क्या होगा, वेरी सिंपल, बड़ा सिंपल सा। अकाउंटिंग वालों ने क्या किया, आईडीसी को एसेट की कॉस्ट में ऐड किए, लॉयर वगैरह को पैसे दिए, टैक्स वाले क्या कहेंगे, इसे किस में डालो, एक्सपेंस में डालो। आप बोलें क्या अकाउंटिंग वालों ने एक्सपेंस में डाला है, नो 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 नहीं डाला, राइट ऑफ यूज डेबिट किया है, लेकिन टैक्स वाले कहेंगे ये क्या है आपका एक्सपेंस, इसलिए टैक्स वाले कहेंगे इसको भी एक्सपेंस में डाल दो। आई विश देयर वुड हैव बीन अ रेड मार्कर, oh there is। तो मेरे भाई ये भी कैश ही पे हो रहा है ना, तो जब भी कैश पे हो जाए ना तो टैक्स वाले कैश बेसिस अकाउंटिंग पे आते हैं और कहते हैं ये आपका खर्चा है, ये आपका खर्चा है, तो ये एक और कैश पे हो रहा है। तो टैक्स वालों की नजर में व्हाट इज ओवर खर्चा, 30 किराया दिया और 3 लॉयर को दिए,
तो ये टैक्स वालों की नजर में खर्चा है। सो इसलिए आई एम एडिंग अ न्यू लाइन, लेकिन ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो ब्लू में मैंने 3 फिगर्स लिखी हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्रैम होनी चाहिए आज के बाद, कि इंटरेस्ट और डिविडेंड को ऐड करना है और लीज रेंटल पेड को लेस करना है, और लीज रेंटल पेड के साथ एक और किस चीज को लेस करना है, आईडीसी पेड। जी बोलें 3। ओके, इसकी क्या लॉजिक है, इसको लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अकाउंटिंग वालों ने प्रॉफिट तक पहुंचते हुए इसको लेस नहीं किया हुआ। अकाउंटिंग वालों ने एंट्री की है 3 की, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। प्लीज प्लीज ऊपर देख के बोले, अकाउंटिंग वालों ने 3 की एंट्री की है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अकाउंटिंग वालों ने एक्सपेंस में नहीं डाला, टैक्स वाले कहते हैं ये क्या है, एक्सपेंस। लिखें, टैक्स अथॉरिटीज अलाउ lawyer fees etc. Tax authorities allow lawyer fees etc. ब्रैकेट में आईडीसी, आगे लिखना नहीं है। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ आईडीसी टू बी कैपिटलाइज्ड, नो ये तो ब्लंडर हो जाएगा। टैक्स अथॉरिटीज डू नॉट अलाउ आईडीसी टू बी कैपिटलाइज्ड, टैक्स अथॉरिटीज अलाउ आईडीसी to be deducted as an expense। लिख ले, कुछ नहीं होता। allow IDC to be deducted as an expense when paid। नहीं टैक्स वालों की नजर तो अकाउंटिंग वालों की नजर में हुई ना, अकाउंटिंग वाले डेप्रिशिएट, टैक्स वाले तो डेप्रिशिएट कर ही नहीं रहे इस एसेट को। इधर देखो, टैक्स वाले तो सिरे से डेप्रिशिएट ही नहीं करे इस एसेट को। मेरे वैसे दिल नहीं चाह भाई है यो या हेड्स डाउन हो, तू खुदा का खौफ कर या नींद पूरी करके आया कर। अच्छा, वैसे मेरा दिल नहीं चाहता, लेकिन ये है एंट्रीज एज पर आईएफआरएस, ये एंट्रीज हैं एज पर आईएफआरएस। अगर आप ज्यादा फरमाइश करते हैं, इसको फरमाइशी प्रोग्राम कहते हैं, अगर आप ज्यादा फरमाइश करते हैं तो टैक्स रूल्स की एंट्रीज भी कर लेते हैं। टैक्स वाले लीज को लीज ही नहीं मानते, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये एंट्री होती है। टैक्स वाले लीज को लीज ही नहीं मानते, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। नो टैक्स डिप्रिसिएशन, नो इंटरेस्ट, बिकॉज इट इज नॉट अ लीज। टैक्स वालों ने बस सादा वाली अकाउंटिंग है, देसी अकाउंटिंग। देसी अकाउंटिंग किधर गए थे जी, लॉयर को पैसे देने गए थे, चलो जी पाओ ये एंट्री, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा भी कहाँ गए, भी गाड़ी का किराया देने गए, अच्छा जी एंट्री करो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। इसको कहते हैं देसी अकाउंटिंग। देसी अकाउंटिंग, ये वलायती अकाउंटिंग है, ये हमें वलायत से मिली है, मगरिब से मिली है, ये मशरिक वालों ने नहीं बनाई। ओके, तो ये देसी अकाउंटिंग टैक्स वाले लगाते हैं। टैक्स वाले कहते हैं सीधा सीधा काम करो भाई, कोई परेशानी की बात ही नहीं, लॉयर को पैसे दिए एक्सपेंस में डालो। अब देखें, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना पड़ेगा और इनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड कैसे, माइनस करके। तो ये अकाउंटिंग है एज पर टैक्स रूल। टैक्स वाले जनरल एंट्रीज करते हैं, ऐसी बात नहीं। और एक बात और याद रखिएगा, जब भी कभी कैश पे हो जाए ना तो टैक्स वाले मजबूर हो जाते हैं एंट्री करने पे, क्योंकि कैश को क्रेडिट तो मार दिया, डेबिट तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ, यहां तो कैश इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा था। तो टैक्स वाले लीज को लीज नहीं मानते, वो लीज को क्या मानते हैं, रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट की एंट्रीज क्या पड़ी हुई है इंट्रो के अंदर, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। इसकी जगह मैंने आपको क्या कह दिया, मैंने आपको कह दिया बस एक काम करना है। नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना आता है आपको, लेसी का सवाल का, जी बनाना आता है। फिर क्या क्या रिवर्स कर दें, इसकी जगह क्या माइनस कर दें, जो इस साल पेमेंट की, अगर पहला साल है तो डाउन पेमेंट भी माइनस करनी पड़ेगी और किराया भी पहला वाला माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ, तो अकाउंटिंग वाले हैं ये, बिल्कुल बिल्कुल किया, इसलिए हमने वो डिडक्शन रिवर्स कर दी सारी।
उसकी डेफिशिएंसी भी इसमें पड़ी हुई है, तो फारिग हो गया आईडीसी का इफेक्ट, इसलिए पूरा 3 माइनस करना पड़ेगा। जो भी उसका इफेक्ट गया था इस पे वो तो हमने कैंसिल कर दिया ना रिवर्स करके। ऊपर भी तो 24.6 पड़ा हुआ है माइनस, ऊपर पड़ा हुआ तो प्लस किया ना, उसका इफेक्ट खत्म हो गया, पूरा माइनस हो गया। समझ आई या नहीं समझ आई? ओके, बार बार बोलें इस बात को। लेसी के सवाल में क्या करना है? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, और इस साल जो रेंटल पे किया, चाहे वो डाउन पेमेंट की मद में चाहे इंस्टॉलमेंट की मद में, वो माइनस करना है और आईडीसी माइनस करना है। ओके, इट्स ओवर। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर, नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट करंट टैक्स, फिर मैं डेफर्ड टैक्स की तरफ आ रहा हूं। So, okay, what is the name of it? Taxable profit. जी को पुराने साल का लॉस था नहीं, रिवीजन भी करानी है ना साथ साथ, को पुराने साल का लॉस था नहीं जो माइनस करना है, बस ठीक है। प्रॉफिट पे टैक्स दें, पे प्रॉफिट बताएं। 50.93 tax at the rate of 32%, 16.30। अभी छोड़ें आप हजरात कि ये सवाल क्या चाह रहा है। रजिस्टर के किसी साइड पे छोटा सा डब्बा बना के बैलेंस शीट बना दे मुझे लेसी की। वैसे ही ये लेक्चर 2 है हमारा, लेक्चर 1 में एरियर का सवाल किया था लेसी का, लेक्चर 2 में एडवांस का किया था। लेक्चर 2 में एडवांस के सवाल की बैलेंस शीट बनानी सिखाई थी। आप मुझे बैलेंस शीट बना दें लेसी की। इधर मत देखें डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में, मैं ये तो करने को आपको कह नहीं रहा। आपको लेसी की बैलेंस शीट बनानी आती है, एडवांस के सवालों में जल्दी से बता दें। लेसी की बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? एक दिन लिखवाया था रजिस्टर पे, राइट ऑफ यूज, लीज ऑब्लिगेशन, हैंड ले एग, राइट ऑफ यूज ले डेप्रिसिएशन, एंड लीज लायबिलिटी ले इंटरेस्ट। तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस है, मैं माजरत उस साइड पे निकल गया। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? राइट ऑफ यूज और लीज ऑब्लिगेशन, लेकिन लीज ऑब्लिगेशन अलग अलग आती है, करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन। और अगर एडवांस का सवाल है तो इंटरेस्ट पेएबल भी आता है। तो लेसी का सवाल बना दें नॉर्मल सा, लेसी की बैलेंस शीट बनाएं। इस सवाल का हिस्सा नहीं है, अपने समझने के लिए बना लें जल्दी। यहां पे रखें। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल देख के लेसी की बैलेंस शीट बना दें, मेहरबानी होगी।
जी, अब आपको सेपरेटली लेसी की बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं इधर डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाने लगा हूं ऐसे ही समझने के लिए ब्लू मार्कर से, ताकि IFRS 16 की चीजें आपको अलग नजर आए। राइट ऑफ यूज, जी बता दें राइट ऑफ यूज कितना है? एज ऑन 31/12/15 98.4। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बोले बोले बोले। लीज ऑब्लिगेशन, बैलेंस शीट में लीज ऑब्लिगेशन मालूम करने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारा साल बताएं कौन सा? 15। बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी मालूम करने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे आवाज के जरिए लाइन लगा दें। ये वाला चला जाएगा करंट में और ये चला जाएगा, बट देयर इज नो नीड ऑफ बाइफरकेशन ऑफ करंट एंड नॉन करंट। एडिडास, अभी अभी मैंने इंग्लिश में क्या कहा? देयर इज, वेल डन, देयर इज नो नीड ऑफ बाइफरकेशन ऑफ करंट एंड नॉन करंट। करंट नॉन करंट अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ लीज ऑब्लिगेशन चाहिए, ना कि लीज ऑब्लिगेशन का करंट और नॉन करंट पोर्शन चाहिए। लेकिन आदत पड़ी हुई है तो आदत को बरकरार रखते हैं। लाइन के नीचे वाली फिगर्स उठा लेंगे, ये करंट पोर्शन है, ये नॉन करंट है। अलग अलग ऐसे लिख लेते हैं ताकि बैलेंस शीट किसी सवाल में मांगी गई तो ये वाली दोनों फिगर्स वहां ले जाएं, ऐसे ही अपने समझने के लिए। बट टोटल ऑब्लिगेशन बता दें 90। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। नीचे फिर पेबल्स पड़े होंगे, तो एक साल के अंदर अंदर ये होता था, बाकियों को जमा करते थे, लेकिन आपको याद है ये वाली फिगर भी उससे 100% मैच करती थी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू? इंटरेस्ट पेएबल, एडवांस का सवाल है ना, तो बैलेंस शीट में तीसरी चीज क्या आएगी? इंटरेस्ट पेएबल। 31/12/15 के साल का इंटरेस्ट 31/12/15 की रात को पे हो जाएगा, अगर एरियर का सवाल है। अब लाइन का कोई चक्कर नहीं, लाइन जा, आई एम गोइंग, लाइन बोली आई एम गोइंग। ओके, 31/12/15 का अगर साल है तो 31/12/15 के साल का इंटरेस्ट 31/12/15 की रात को मिल जाएगा इन केस ऑफ एरियर क्वेश्चन। लेकिन अगर 31/12/15 के साल का इंटरेस्ट है, उसका आपको इंटरेस्ट चाहिए इन क्वेश्चन ऑफ एडवांस, तो वो 15 की रात को पे नहीं होगा, 16 की सुबह पे होगा। इसका मतलब है अभी तक क्या है? पेएबल है। कितना? 11.33। ओके, मैंने अभी आपके समझने के लिए एंट्रीज की थी टैक्स वालों की। क्या? एक्सपेंस डेबिट, मैंने आपके समझने के लिए भी टैक्स वालों की एंट्रीज की थी। अब जरा नजर मार के यहां देख के बताएं, टैक्स वालों की एंट्रीज में राइट ऑफ यूज कितना पड़ा हुआ है? 0। टैक्स वालों की नजर में लीज ऑब्लिगेशन कितनी पड़ी हुई है? ओके, टैक्स वालों की नजर में इंटरेस्ट पेएबल कितना पड़ा हुआ है? 0। इंटरेस्ट पेएबल 0। ओके, तो इसलिए अगर टैक्स वाले लीज को लीज ही नहीं मान रहे तो आप देख लें जाके बेशक,
नो राइट ऑफ यूज। टैक्स वालों की बैलेंस शीट अगर बनाएंगे तो राइट ऑफ यूज नजर ही नहीं आ सकता। टैक्स वालों की बैलेंस शीट में लीज लाइबिलिटी नजर आए तो लीज ही नहीं है, लीज ही नहीं है। अब एक बर्गर है, टैक्स वाले कह रहे हैं है ही नहीं बर्गर, ये तो अंडा है, ये तो शामी है, ये तो सलाद है। अब वो मान ही नहीं रहे, वो डटे हुए अपनी बात के ऊपर। ये तो इनको इकट्ठा करके आप कह रहे हो बर्गर है, हम इसको बर्गर ही नहीं मानते। बट ठीक है, नहीं मानो भाई, फिर हम तो खाएंगे। ओके, तो टैक्स बेस क्या आ गई तीनों की, बोले 0। तो कंसिस्टेंट होने चाहिए। ओके, अब 25 मिनट है, क्या वेलियां मारेंगे। ये भाई को उठाते हैं पहले जाके। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू मैन। ये खुले खुले बैठे हुए हैं, आमतौर पे तो लोग नवंबर के बाद खुले बैठते हैं। ओके, लेकिन इंशाल्लाह आपकी क्लास तो उसी तरह रहेगी। ओके, अच्छा, अब IAS 12 शुरू हो गया है। अभी तक बड़ी सिंपल चीजें थी सारी, अब IAS 12 शुरू हो गया है। IAS 12 शुरू हो गया का क्या मतलब है, अब हमें 2 रूल्स लिखने पड़ेंगे व्हाइट बोर्ड पे कहीं जगह बना के। वो 2 रूल्स क्या हैं, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट देन इट इज, एंड इफ टैक्स बेस ऑफ इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी is greater than tax base of liability then it will give us deductible temporary difference। अब ये 2 रूल्स हमें कहीं लिखने पड़ेंगे और अब सिंपल बस IAS 12 की एप्लीकेशन रह गई है। जहन में जरूर रख लीजिएगा ये बात कि टैक्स वाले ये एंट्रीज करते हैं कि टैक्स वाले इसको लीज ही नहीं मानते। ये बातें ना बार बार घर जाके आपने बोलनी है कि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन ऐड होगा, रेंटल और IDC माइनस होगा, ये बार बार बोलनी है। क्योंकि कल लेसर का सवाल करेंगे, उसमें पता नहीं क्या हो रहा होगा, उसमें भी आप सोच के खुद ही मुझे बताएंगे, लेकिन उसमें पता नहीं क्या हो रहा होगा। और बार बार घर जाके बातें बोलनी है। राइट ऑफ यूज की कैरिंग अमाउंट होती है, TB 0 है। इसी तरह लीज लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट होती है, टैक्स बेस 0 है। इंटरेस्ट पेएबल की कैरिंग अमाउंट होती है और टैक्स बेस 0 है। ये आप जब अम्मी खाना रखेंगी ना तब बोलने लग जाने, अम्मी एक बात बताऊं बेटा क्या हुआ, अम्मी वो ना राइट ऑफ यूज की टैक्स बेस 0 होती है। बेटा तुम्हें क्या हो गया, अम्मी CA हो गया। बेटा कितने अरसे से हुआ है, अम्मी AFC से हुआ है। बल्कि AFC में कहाँ होता है, AFC में तो आप समझ रहे होते हैं मैं बड़ा फन्ने खाऊं यार, इंग्लिश, अच्छा मैथमेटिक्स, ओहो IT, ओह ये तो मेरे, अच्छा जी नेक्स्ट शुरू करें। 2 रूल बताए। रूल नंबर 1, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इज ग्रेटर देन, वैसे ये बड़ा आसान है, ये 7 वाले ने आपको खराब किया हुआ है। इज ग्रेटर देन, टैक्स से डरा के मारता है, टैक्स बेस ऑफ एसेट देन इट इज टेम्परेरी डिफरेंस। जी, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टैक्स रेट से। इट विल गिव अस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ओके, बट इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी। ये आपके दाएं में लोग बड़ी बड़ी कुर्बानियां देके बैठे हुए हैं, नाश्ते छोड़ के आए हुए हैं। ये इनको अंडर एस्टिमेट ना किया करें, ये दोपहर को जाके नाश्ता करते हैं, शाम को करते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट, ओके, व्हाट इज दिस, liability payable for gratuity. What is this, liability. Sign थोड़ा सा ज्यादा ना, 300 बाबा ज्यादा है। ये 0 नहीं ज्यादा,
चलें ये दाल बनाए सारे। पता नहीं लेस क्यों नहीं आ रहा, अजीब सवाल कराए जा रहे हैं, हाथ धो भी इतने दिनों से सवाल हो रहे हैं, लेस ही नहीं आ रहा। जानबूझ के ऐसा करते हैं ये लोग, पता नहीं क्या हो रहा है। बैठे बैठे भाई बैठे। ओके जी, ऐसी थोड़ी बहुती लॉजिक्स डिस्कस करेंगे, खामोश है, थोड़ी बहुती लॉजिक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक दो पॉइंट्स में, आगे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। रूल पहले लगवा दें। ये लायबिलिटी है, डिफरेंस कितना आ रहा है 17, लायबिलिटी ग्रेटर है तो इसका नाम डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। थोड़ा सा जरा सोच लेते हैं ये डिडक्टेबल क्यों है। हमने अंदाजा लगाया कि 17 रुपए देने पड़ेंगे रिटायर होने वालों को, तो हमने प्रोविजन कितने रुपए की बना ली, हमने 17 रुपए की प्रोविजन बना ली। जब वक्त गुजरा तो 31/12/15 की रात को हमारे पास 17 की प्रोविजन बन चुकी हुई थी, खर्चे रिकॉर्ड हो चुके हुए थे, अंदाजे लग चुके हुए थे, ब्लू शर्ट अंदाजे लग चुके हुए थे। अब क्या हुआ कि टैक्स वालों से हमने पूछा ये 17, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं। जब कभी पे करना तब माइनस कर लेना ये 17। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ ग्रेच्युटी टू बी डिडक्टेड व्हेन पेड। अब टैक्स वालों ने कहा वेट फॉर 16, 17, 18, 16, 17, 18 के साल में थोड़ा थोड़ा करके जब ये 17 पे करोगे ना तब माइनस कर लेना। आप बताएं जब 16, 17, 18 के साल में ये थोड़ा थोड़ा पे होगा, तो जब पे होगा तो पेड के नाम से जो फिगर होगी वो करंट टैक्स की वर्किंग में क्या होगी, आपके सामने है, पेमेंट लेस हो रही है 10 की। ये कोई पुरानी पेमेंट है, ये 17 वाली नहीं है, ये कोई पुरानी है, ये पुरानी है। तो अब ये जो 17 अगले सालों में हम एक्सपेंस में नहीं डाल रहे होंगे अकाउंटिंग वाले, क्यों? क्योंकि हम तो प्रोविजन बना चुके हैं, हम तो इसी एज ऑन 31/12/15 प्रोविजन बन चुकी, एक्सपेंस में जा चुका। लेकिन टैक्स वाले इस 17 को फ्यूचर में एक्सपेंस में डालेंगे या नहीं डालेंगे? जब डालेंगे तो लेस होगा, जब लेस होगा तो लेस होने की वजह से फ्यूचर में प्रॉफिट कम होगा, और वो जो फिगर लेस होनी है उसको डिडक्ट कर लिया या डिडक्ट करेंगे? टैक्स वाले जब डिडक्ट करने देंगे तो इसे क्या कहेंगे, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो फ्यूचर में डिडक्शन अलाउ होगी, इट इज कॉल्ड एज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और सिमिलरली इसकी बात भी कल आपसे की थी पीपीई ऑन्ड की, छोड़े परे 238 दोनों में से माइनस करेंगे, उस तरह आपको समझाया था 90 माइनस करके। बहरहाल आज रूल्स पे रहें, छोड़ें आज रूल्स पे रहें जी। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस जी कितना 61.5, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस जी 98.4। टैक्सेबल क्यों? ये एसेट है, ये एसेट है, राइट ऑफ यूज, ये लायबिलिटी 90। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस जी, व्हाट इज दिस लायबिलिटी जी कितना, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ओके जी, अब आप बता दें, ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूं जरा, ऐसे ही जरा नीचे, टीटीडी कितने हैं 2, और डीटीडी, जरा मुझे टीटीडीज का टोटल बता दें, टीटीडीज का गाइस, टीटीडीज का टोटल करें। 15, ये किसका टोटल है, टीडीज का। ओके, डीटीडीज का टोटल करें, डीटीडीज का 1 2 3, इनका टोटल करें 118.33। कौन सा सर चढ़ के बोलेगा, टीटीडी। कौन सा सर चढ़ के बोलेगा, टीटीडी। भारी क्या है, टीटीडी। अब बता दें टीटीडी कितना भारी है डीटीडी से, 41.57।
41.57, इसका नाम बता दें, क्या रखो? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। समझ आया नहीं समझ आया? ठीक है, दोनों का सब टोटल कर लिया, सब टोटल करके देख लिया, जो भारी है उसको इधर लिख दिया। भारी कौन था, वजन किसका था? टीटीडी का। टीटीडी सर चढ़ के बोल रहा था, जादू वो जो सर चढ़ के बोले। ओके, टीटीडी will always, hen will always give egg, cow will, yes, cow will always give milk. Okay, let's see what TTD gives. यहां पे आंखें लाके ऐसे बंद की, TTD what it gives, DTL, तो it will, एग्रीकल्चरल इनकम हमने पढ़नी है, वहां भी बेबी आएगा, so it is a baby, so it is a baby. So what taxable temporary difference will give? Deferred tax liability. It will always give deferred tax liability. लगाएं जी, दो तीन बंदे हिम्मत करें, इकट्ठे रेट लगाएं जरा। 13.30 13.30 deferred tax liability. Okay, मेरे भाई, it is deferred tax liability as on. It is deferred tax liability as on. As on का क्या मतलब है? साल के आखिरी दिन है ये। ओके, आप बता दें लायबिलिटी है एसेट है? लायबिलिटी। तो इधर मैं क्या डेट डालूं? 31/12/15। कैरी डाउन बोलें जी। 13.30। नाउ बातें करने वाले भाइयों, अपडेट होने वाले हजरात, होल्ड द कैलकुलेटर and calculate the DTE as a balancing figure. जी कितना? 8.02. Now CTDT की जनरल एंट्रीज करें और नोट बनाएं। नोट टैली ना हुआ तो साथ वाले का जूता तैयार है। नहीं, अच्छे बच्चे हैं। स्केल तैयार है, शीशे वाला, लोहे वाला नहीं। सर्दियों में वैसे भी सही रहेगा, ठंडे ठंडे हाथ। नोट बनाते रहें, हाथ खड़ा करते रहें। नोट बनाते रहें, हाथ खड़ा करते रहें। 2 हाथ खड़े हो, माशाल्लाह। ये पहले ही कराची पहुंचे थे। They were not focusing on concept, they were focusing on manzil. So they missed some very beautiful valleys which we saw during the way. बड़ा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख के खूबसूरत सा नोट, रुपीज इन मिलियन, सब ऐसे वो नहीं। सर से नहीं उतारना। नोट के मार्क्स हों। 14 नंबर का सवाल है। पहले जनरल एंट्री कर लें, आपके आसानी के लिए बता रहा हूं, फिर बड़ा आसान हो जाएगा। जनरल एंट्री कर लें सीटी और डीटी की। क्या कह रहे हो सामा भाई? बोलने लग गए, ये भी आप पर लग गए।
जी हाथ खड़ा करें, कितना लोगों का टैली हो गया नोट? ये होमवर्क में 2 सवाल हैं, 8 तो करना ही करना है पास्ट पेपर के। प्रैक्टिस के अगर आप कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, टाइम निकाल के। पूरा घंटा लगेगा होमवर्क में अगर ये दोनों सवाल आप करते हैं। अच्छा ठीक है, छोड़ दें इसी तरह, देखता हूं मैं कितना आ रहा है फर्क। ओके फ्लोर्स एंड टाइल्स लिमिटेड, नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31/12/2015। जनरल एंट्रीज, लायबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट। (8.02) लायबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट। ओके, नोट का नंबर 13, टैक्सेशन 13.1 टैक्स एक्सपेंस या चार्ज भी कहते हैं इसे, टैक्स एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, (24.32) ओके। 13.2 आज ना मुझे याद कराने सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़नी है, कल नहीं पढ़ी थी उस सही तरह। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पीबीटी, नहीं विद टैक्स, नहीं विद टैक्स एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है दोनों, पीबीटी। बोलें चलें जी, सीट बेल्ट बांधने से। टैक्स रेट जगह रखनी चाहिए क्योंकि नीचे आपको पता है थोड़ी लुट मचनी है आज। टैक्स रेट 32% टैक्स, लेकिन एक बार याद रखिएगा ये वाला नहीं, ये वाला जरूरी नहीं मैच करे आपका, हमेशा कैलकुलेटर पे निकालें। 25.60 ओके। अब पकड़ें परमानेंट डिफरेंसेस, और टैक्स वाले पेनल्टी कभी माइनस नहीं करने देंगे, ग्रेचुटी कभी ना कभी माइनस करने देंगे, डेप्रिसिएशन कभी ना कभी माइनस करने देंगे, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की जगह कभी ना कभी लीज रेंटल पेड माइनस करने देंगे, टैक्स वाले कुछ ना कुछ माइनस करने देंगे। देखें 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 देखें, इसकी जगह टैक्स वाले जो है वो पेड माइनस करने देंगे, इसकी जगह टैक्स वाले अपनी डेप्रिसिएशन माइनस करने देंगे, इसकी जगह टैक्स वाले रेंटल माइनस करने देंगे, इसकी जगह टैक्स वाले कुछ भी नहीं माइनस करने देंगे। इसलिए इनको टेम्परेरी डिफरेंसेस कहते हैं। देख ही नहीं रहे आप, इसकी जगह टैक्स वाले ग्रेचुटी माइनस करने देंगे, इसकी जगह टैक्स वाले अपने वाले डिडक्शन माइनस करने देंगे, इसकी जगह टैक्स वाले माइनस करने देंगे रेंटल पेड। दीज ऑल आर टेम्परेरी डिफरेंसेस। टैक्स वाले कभी पेनल्टी की जगह कुछ माइनस नहीं करने देंगे, टैक्स वाले कभी इसको इनकम में नहीं डालेंगे। अब साइन वही यूज करने हैं जो करंट टैक्स में है। एड पेनल्टी नहीं, टैक्स ऑन पेनल्टी। वजह पता है क्या? वजह यह है कि प्रॉफिट पे इस वक्त टैक्स लग चुका है, रेट लग चुका है, तो फिर उस पर भी मजबूरन में रेट लगाना पड़ेगा। 1 × 32%। साइन कौन सा? जो वहां यूज हुआ है, जो करंट टैक्स में यूज हुआ है। उधर भी प्रॉफिट में ऐड हो रहा था, इधर भी प्रॉफिट में ऐड होगा। साइन वही वाला, लेस टैक्स ऑन एग्जेम्प्ट इनकम 5 × 32%, 1.60। मैं डिफरेंस क्या आ रहा था? 24.32।
ओके, अब आपने इसको देखना है, अब आपने इसको देखना है, डरते 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 यहां पे आना है ऊपर, 80 को देख के अगला सवाल शुरू कर देना है, क्योंकि पता नहीं मैच करे ना करे। इट इज रिकंसाइल्ड। जी बिल्कुल, आप मुतवज्जे थे क्लास में, भाई करें रिक्वायरमेंट पढ़ दें। प्रिपेयर a note, it was enough, बट उसने डिटेल दी कि नोट में होता क्या क्या है। प्रिपेयर अ नोट ऑन टैक्सेशन एक्सपेंस फॉर इंक्लूजन इन द एफटीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 गिविंग एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज बताओ, गिविंग एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स रिलेटिंग टू करंट एंड डेफर्ड टैक्स, giving appropriate disclosure relating to current and deferred tax, including a reconciliation between tax expense and accounting profit. It is PBT, it is tax expense. Finally ये देख लें, ये tax expense से मैच कर रहा है, between tax expense and accounting profit, इन दोनों को reconcile कर दो। It is called as अकाउंटिंग प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखें अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये अकाउंटिंग देखें ना, इधर इसको क्यों अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं, यहां लिखें, बल्कि इसको अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं। वाई? क्योंकि ये कौन सा प्रॉफिट है, देख ही नहीं रहे कुछ लोग, ऐसे ही फीसें दी हुई हैं। इसको कौन सा प्रॉफिट कहते हैं, तो फिर ये कौन सा प्रॉफिट है, टैक्स। तो ब्रैकेट लगाएं अकाउंटिंग प्रॉफिट। ओके, ये आपने 8.02 कैसे निकाला है, ये 8.02 कैसे निकाला है, ओ भाइयों 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 भाइयों, 8.02 कैसे निकाला है, बैलेंस ही निकाला है। और ये कैसे निकाला है, वर्किंग से। अच्छा, अगर कभी वर्किंग करने का टाइम ना हो, वर्किंग करने का टाइम ना हो, तो ये 8.02 डायरेक्ट भी आ जाता है। कैलकुलेटर पकड़े, ये मैं आपको पहले दिन से सिखा रहा हूं डायरेक्ट तरीका। 80 लिखें, चलें छोड़े पर फिर किसी दिन, टाइम नहीं रहेगा, टाइम नहीं रहेगा।